चलिए, सबके पास शीट खुल चुकी है? बिकॉज रीड आप में से ही कोई करेगा क्वेश्चंस, मेरे पास भी ऐसे शीट मैंने नहीं खोल रखी है। चलिए, वीडियो ऑफ से प्रीत। Hello. यस प्रीत, Hi, sir. रीड। हेलो, रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रिवीजन शीट। Yes, sir. For the velocity time graph shown in the figure, below the distance covered by the body in the last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all 6 seconds? चले, एनीवन? देखो, मैंने थोड़े ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा भी रखे हैं, बिकॉज आई थिंक आपको वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अब होना चाहिए कि कैसे ग्राफ वालों में कर रहे होते हैं। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है आपको, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। मैं एक रफ सा डायग्राम बना देता हूं। बीच में ये कैसे? जिसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी दिया, x एक्सिस पे टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा है। कुछ मैं गलत बनाऊं तो मुझे करेक्ट कर सकते हो आप। यहां पर टाइम का वैल्यू 2 दिया है, यहां पर टाइम का वैल्यू आपको 4 गिवन है। दिस इज 0, ये 6, और यहां तक की वेलोसिटी दी है 10। बोलिए निशित, क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें हमें ना डिस्टेंस पूछा है, तो सर डिस्टेंस हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है सर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, वेरी गुड, आप सभी को ये याद होनी चाहिए कि इफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन डिस्प्लेसमेंट कैसे मिला करेगा? ऑलवेज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये आपको फिक्स हो जाना चाहिए दिमाग में। अगली बार जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे तो पहला कंसेप्ट होता है स्लोप का, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। और स्लोप क्या होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। आई होप सबको ये याद है। अब यहां का चेंज y का क्या देता? वेलोसिटी, और x का चेंज टाइम, तो ये तो आ जाता एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा होता तो स्लोप मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता, यूजफुल होता। बट उन्होंने स्लोप के बारे में हमसे कुछ नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा है। पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वहीं से ग्राफ से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट आता है, विच इज एरिया अंडर द ग्राफ। सो एरिया अंडर द ग्राफ का फॉर्मूला होता था क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। अब क्वेश्चन में पूछा था, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered in all the 6 seconds? मतलब आपको एक तो लास्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसका रेशो किसके साथ लेना रहेगा? टोटल डिस्टेंस जो 0 से लेके 6 सेकंड तक कवर हुआ है। तो वहां पर ये एरिया भी आएगा, ये एरिया भी आएगा, और ये एरिया भी आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे, एक लास्ट के 2 सेकंड्स के लिए, एक 0 से 6 सेकंड्स के लिए। एंड फ्रैक्शन है, मतलब रेशियो लेना है। चलिए निकालिए और आंसर बताइए। वेरी गुड निशित, वासव, हीत, आर्य, धृति, दृष्टि। 1:4।
1:4 आप सभी का आना चाहिए। थोड़ा फास्ट करने का डालिएगा आदत। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया। किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। बोलिए वासव। No, sir, I don't have a doubt. I just, for the answer, I raised my hand. ऑलराइट। हीथ को भी डाउट है या आंसर देना था? सर मुझे डाउट है। बोलिए हीथ। सर ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया, सर वो फॉर्मूला सर आप एक बार बता सकते हो कैसे निकालने का? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यस सर। ओके, ये बन रहा है ट्रेपेजियम। चलो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी तुझे करना है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ऐसा ही होता है क्या हीथ? ऑलराइट, गुड। ये सभी क्वेश्चन में बोलूंगा बोर्ड से एक लेवल ऊपर होंगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं। अगर आपने बोर्ड्स के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो लॉजिक तो लगा ही सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। किसी को डाउट है प्लीज रेज हैंड अगर डाउट हो तो। क्या करा है हमने इस क्वेश्चन में, कुछ पता ही नहीं लगा सर, घूम गया हमारा सर तो। जनिल को डाउट है कुछ? हाँ सर। बोलिए जनिल, बोलो। नहीं समझ आया। ऑलराइट जनिल। जनिल, एरिया अंडर द ग्राफ पता है हाँ कि जब भी हम किसी ग्राफ का एरिया निकालते हैं वो एरिया किस नई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा वो हमें कैसे पता लगेगा? तो हमने फॉर्मूला बनाया कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है मतलब जो भी y एक्सिस पे है उसको x एक्सिस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जनरल। अब वेलोसिटी इनटू टाइम किया तो पता लगा जो भी मैं एरिया निकालूंगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब मुझे बता 0 से लेके 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा? ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है विच इज हाफ, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 10, प्लस फिर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 वापिस से। उससे निकला 0 से 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट और ये था लास्ट के 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। रेशो ले लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। गुड। ये बेसिक है। हाँ, ये सभी को चैप्टर 3 से बार बार बताया जा रहा है कि एरिया अंडर द ग्राफ एंड स्लोप। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए आए हो तो ये बेसिक्स तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने कर ही लिए होंगे। ऑलराइट, सो डॉली रीड क्वेश्चन नंबर 2। From the top of a tower, a stone is thrown up. It reaches the ground in t1 seconds. A second stone thrown down with the same speed reaches the ground in t2 seconds. A third stone released from rest reaches the ground in t3 seconds. Then a t3 is Then what is the relationship between T1, T2 and T3? ऐसा ही है क्या डॉली? Yes, sir. Then, sir, after then there are 4 options given. Yes, options तो अपने आंसर्स है, वो तो अपने आंसर्स में देखेंगे। क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। वो 3 डिफरेंट सिनेरियो आप क्वेश्चन पढ़ के सब समझिए तो आपको फिर कैलकुलेशन समझ में आता है कि क्या कर सकते हैं यहां से। From the top of the tower, a stone is thrown up। मतलब पहला सिनेरियो है कि टॉवर से एक
स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, जिसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t1 सेकेंड्स। दूसरा सिनेरियो है थ्रोन डाउन, नीचे की तरफ फेंका है, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t2 सेकेंड्स। थर्ड स्टोन जिसे सिर्फ ड्रॉप किया है, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t3 सेकेंड्स। तो बताओ t1, t2, t3 का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। जो फॉर्मूला इसके थ्रू निकल कर आएगा आप उसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है 3 केसेस के लिए। बहुत बार अगर आपको वैल्यूज दे दी जाए टाइम की तो आप ये निकाल सकते हो उस हेल्प से। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जनरल है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? 2 बार थ्रो किया है, 1 बार उसको ड्रॉप किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो ज्यादा टफ है। ये हमारा टॉप ऑफ द टॉवर था, एक को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, एक को नीचे की तरफ थ्रो किया गया और एक को सिर्फ ड्रॉप किया गया। थ्रो और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है? जब हम थ्रो करते हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं कुछ, पर जब हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। किसी को फेंकना और किसी को सिर्फ ड्रॉप करना, फेंकते वक्त इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, ड्रॉप करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये डिफरेंस क्लियर है सभी को? तो बेसिकली 3 इक्वेशंस बनेंगे t1, t2, t3 के लिए अलग अलग। तीनों ही केस में अगर टॉवर की हाइट में h कंसीडर कर लूं तो डिस्प्लेसमेंट तो तीनों ही केस में सेम हुआ है। फिर आप उसको थ्रो करो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या ड्रॉप करो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो तो h ही होगा तीनों केस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इक्वेशन में बनाता हूं, when stone is thrown vertically upwards from the top of the tower of height h। अब देखिए, मैं अपवर्ड मोशन को नेगेटिव कंसीडर करूंगा एंड डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव। याद है चैप्टर नंबर 3, जब भी कोई एक मोशन को तो पॉजिटिव मानना पड़ता है और दूसरे को नेगेटिव। वो हमारे ऊपर है, हम किसको मानना चाहते हैं। इन दिस सिनेरियो मैं बोल रहा हूं ऊपर जाने वाली चीजों में नेगेटिव साइन लगेगा और नीचे में पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव होगी। अब फर्स्ट केस आप लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, व्हेन स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, लिखिए व्हेन स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर ऑफ हाइट h। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, h, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई माइनस u, टाइम लगा t1, तो ut1 प्लस हाफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा माना गया है हमने, पॉजिटिव, इसलिए उसका साइन भी पॉजिटिव, t1 स्क्वायर। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, h, इनिशियल वेलोसिटी थी u, बट क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए माइनस u प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर? क्या मुझे ये तो ऊपर की तरफ थ्रो जिसको किया है उसका इक्वेशन बना है, जिसको नीचे की तरफ थ्रो किया उसका इक्वेशन बना सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट तो h ही रहेगा,
अब क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वो की पॉजिटिव है, तो वो जाएगा u टाइम इस केस का t2 था प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। कोई डाउट? द्विज को क्लियर है? गुड। थर्ड केस में क्योंकि ड्रॉप किया हुआ है, तो ड्रॉप के केस में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा? h इज इक्वल टू हाफ, ये वाला टर्म तो 0, g t3 स्क्वायर। ये तीनों डिफरेंट केस के इक्वेशंस मिल गए। इसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, इसमें नीचे की तरफ थ्रो किया था, और इसमें सिर्फ ड्रॉप किया था। नीचे ड्रॉप है तो नीचे जाना है। तीनों इक्वेशन क्लियर? ऑलराइट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से h बाय t1, देखो इधर भी t1 इधर भी t1, अगर मैं कॉमन निकाल लूं और उस कॉमन निकाल कर उसको h के पास भेज दूं, तो LHS क्या दिखेगा? h बाय t1। देखना, ध्यान भटकाना मत इधर उधर। मैंने इधर से t1 और इधर से t1 कॉमन निकाला, तो बाकी सब ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो t1 निकला उसको मैंने h के पास भेज दिया, तो ये हो गया h बाय t1। तो इधर कितना बचा होगा? इधर बचा होगा माइनस u प्लस हाफ g t1, ऐसे ही बचा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। एग्जैक्टली सेम यही काम कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। यहां से t2 कॉमन निकालो और h के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस u अभी तक तो सही है? ऑलराइट, यस पंथ, ड्रॉप का इक्वेशन अलग होगा ना, देख अलग बनाया है मैंने, अलग। अब क्या कीजिए, एड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड कर दो, देखो क्या मिलता है। LHS वाले पार्ट को ऐड करोगे तो h बाय t1 प्लस h बाय t2, h कॉमन निकाल लू तो 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2, LHS तो ये बनता है। RHS वाले पार्ट को ऐड करोगे तो ये u से u तोड़ गया, माइनस u प्लस u, हाफ g कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा t1 प्लस t2। समझ आया ये? अब अगर मैं एलसीएम लेता इधर, तो यहां पर आता t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 t2 इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2। ऐसे लिया जाता है एलसीएम। देखिए, तो ये t1 प्लस t2 इससे उड़ जाएगा, तो h का इक्वेशन क्या आया? हाफ g, और ये t1 t2 को उधर भेज दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5-6 बन गया। यहां तक समझ आ गया? मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? तो यहां तक डाउट हो तो पूछ लो, अब तो खत्म। मैं वापस बता देता हूं। मैंने ये वाला जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, इक्वेशन। जब नीचे थ्रो किया तो उसका एक इक्वेशन बनाया, जिसको ड्रॉप किया उसका एक इक्वेशन बनाया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैंने h बाय t1 और h बाय t2 ये दो नए इक्वेशन बनाया और दोनों को ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग वी गेट h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। डन?
अब ये भी h, इक्वेशन नंबर 3 का भी तो यूज करना पड़ेगा ना, रिलेशनशिप बिटवीन तो T1 T2 T3 का चाहिए, तो अभी तक तो T1 T2 में ही खेल रहे थे, तो ये भी h, ये भी h, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6, अगर दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होने चाहिए। देखो हाफ जी कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचेगा, T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, ऐसे ही आएगा। तो अगर T3 का स्क्वायर हटा दिया जाए तो रूट T1 T2, है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? गुड। सो ये याद रख सकते हो आप, मैंने आपको कैसे लाया वो बता दिया, बट फ्यूचर में अगर आपको कोई ऐसा केस दिया जाए जिसमें एक को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, एक को नीचे थ्रो किया जा रहा है और एक को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उनका जो टाइम का रिलेशनशिप होगा वो इस फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे, T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2। क्वेश्चन नीट जेई लेवल का ही है, बट ये मैंने आपको इसलिए करवाया बिकॉज अब फ्यूचर में जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये रिलेशनशिप याद हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू रूट T1 T2। तो अगर आपके पास 2 टाइम दिए होते तो आप थर्ड टाइम को इजीली निकाल लेते, तो ये बहुत सारे जगह पे आप यूज कर पाओगे। इस पेज पर अब मैंने 2 क्वेश्चन डन, कोई डाउट हो पूछ लो, बोलिए सिद्धार्थ। So I'm not getting that the bottom blue one point after the marking the equation 6. On comparing equation number 3 and equation number 6, सिद्धार्थ दोनों H के इक्वेशन है, Yes sir. तो अगर LHS सेम है तो RHS भी तो सेम होना चाहिए। Yes sir. Okay. हाफ जी कैंसिल आउट। Okay, understood. गुड। अरे पंच सब इजी है, कॉम्प्लेक्स तो क्या मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा दिमाग में आए, इजी है सब। चलिए सो हरिति क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अपने। Yes, sir. A body is thrown vertically up with a velocity u. It passes 3 points A, B, and C in its upward journey with velocities u by 2, u by 3, and u by 4 respectively. The ratio of the separation between A and B and between B and C, that is AB upon BC, is. ये एक्चुअली इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो। मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ और थोड़ा विजुअलाइज करवाता हूँ, फिर आप लोग खुद करने का ट्राई करो, बट फास्ट, टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे हम। जिस किसी के भी ब्रांच नहीं लिखे आ रहे हैं, यार अभी मैं अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिख दो प्लीज। क्यों मुझे मजबूर करते हो सर, इतनी भीड़ में डांट लगाओ। अभी क्या तुम दूर हो, डांट लगाओगे तो भाग जाएंगे। क्लास में होते तो हम अच्छे से मजे लेते हैं, क्योंकि क्लास में है नहीं हम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, a body is thrown vertically up with a velocity u, मतलब एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u देकर ऊपर फेंका गया है। इट passes 3 points, point number A, point number B, point number C। जब वो इन पॉइंट्स पे पहुंचती है तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाता है?
ए पॉइंट पर उसका वेलोसिटी u से घटकर u/2 हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है u से u/2, देन u/3, देन u/4। मतलब ये इन चारों पॉइंट का डिफरेंट वेलोसिटीज है। आप बताओ द रेशियो ऑफ द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड सी। ए एंड बी एंड बी एंड सी का सेपरेशन। अब मान लेते हैं यहां से यहां तक जो हाइट कवर किया है वो है h1, बी पॉइंट तक जो हाइट कवर किया है वो है h2, और सी पॉइंट तक जो हाइट कवर किया है वो है h3। ऐसा ही होगा। तो आपको बोला गया है ए बी बाय ए सी बी सी का रेशियो निकालिए, ए बी बाय बी सी। अब मुझे ये बताओ ए बी कैसे निकलेगा? कोई मुझे रेज हैंड करो और बताओ ए बी का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। बड़ा इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा ही दिमाग लगाना है। सब मैंने लेबल करके दे दिया है। यस त्रिशा। सर h2 minus h1। परफेक्ट है, h2 माइनस h1, इजी सा है। तो मतलब ए बी की जगह है h2 माइनस h1। और त्रिशा त्रिशा सॉरी, हाँ मैं 3 कर दिया। त्रिशा h2 माइनस h1 हो गया ए बी, बी सी को कैसे निकालें? अरे फिर अनम्यूट हो गई। Sir, BC would be h3 minus h2। h3 माइनस h2। मतलब आपने ये डिफरेंस निकालिया, ये डिफरेंस निकालिया, तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। अब आपको करना है, जिसको डाउट है वो रेज हैंड रखिए, जिसको नहीं है वो लोअर कर दो। बोलिए जैनिल। सर नहीं समझ में आया। जैनिल देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहां से फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। दिख रहा है तुझे डायग्राम? हाँ अब जब वो ए पॉइंट पे पहुंचता है ना जैनिल, तो उसका स्पीड u से डिक्रीज होके हो जाता है u/2। फिर जब वो बी पे पहुंचता है तो डिक्रीज होके हो जाता है u/3, और जब सी पे पहुंचता है तो u/4। तो तुझे बोला है अब जब ऊपर जा रहा है जैनिल तो कुछ तो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना यहाँ पर। यस तो ए से बी का जो डिस्टेंस है और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेशियो निकालने को बोला है। मतलब ए बी जो भी डिस्टेंस होगा ए बी बाय बी सी। अब तिशा ने मेरी हेल्प कर दी कि सर अगर आपको ए बी निकालना है तो आप पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो विच इज h1, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो h2, और h2 में से h1 माइनस कर दो तो ए बी मिल जाएगा। सेम गोज फॉर दिस। अब आपका टास्क है ये h2 और h1 के वैल्यू निकालना। मेन जो क्वेश्चन का फिजिक्स था वो मैंने आपको दे दिया है। सब केस में इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटीज दिया हुआ है, एक का u/2, एक का u/3, एक का u/4 फॉर h1 h2 h3। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल जाएगा, हिंट दे दिया इतना मैंने। अच्छा लोगों ने आंसर भी भेज दिए मुझे। वेरी गुड दृष्टि। अभी आंसर मैंने जान करके नहीं भिजवाए थे, नहीं तो क्या फटाफट लोग आंसर लिख देते देख के। अब वही लिखेंगे जिसको श्योरिटी होगी। यस आर्य, वेरी गुड।
वासव, डन बोलने से नहीं होता है, आंसर बताना पड़ेगा क्या है। नो, नो पंथ। ही द्विज, आपको भी चेक करना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ मुझे दृष्टि एंड आर्य के आंसर सही मिले हैं। वासव, फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं मैं। देखो मैं H1 निकालना बता देता हूं, किसी को H1 में डाउट हो रहा हो तो। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस पाथ के लिए? u/2, तो वो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो u स्क्वायर है 2g और डिस्प्लेसमेंट h1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2g h1। सो h1 वहां से आप सब्जेक्ट बना लो, तो हो जाएगा नीचे जाके माइनस का 3/8 u स्क्वायर बाय g। मेरी गलती हो सकती है, कुछ हो तो बता देना। तो माइनस 3u स्क्वायर बाय 8g, दिस इज योर h1। सिमिलरली आपको h2 निकालना है, h3। h2 के केस में फाइनल वेलोसिटी u/3 हो जाएगी और h3 के केस में u/4 हो जाएगा। शनोफी गुड। जिसका H2 H3 आ जाए मुझे बताइए, मैं आंसर लिख देता हूं। लिख के चैट पे मत बताइएगा, रेज हैंड कर दो तो मैं इधर ही लिख देता हूं। H2 का वैल्यू किसी का कितना आया है? यस वासव। सर H2 का वैल्यू -4u स्क्वायर अपॉन 9g। देख लो भाई, सबका ऐसा आ रहा है तो मुझे थम्स अप दे दो तो मुझे पता लग जाए कितनों के आ रहे हैं। ऑलराइट, वर्तिका, रिया, शनोफी, जैनम, देव, सृष्टि, ठीक है। तो ये आंसर फिक्स हो गया। H2 का बहुत सारे स्टूडेंट का H2 ये आ रहा है। अच्छा H3 भी बता दो। लॉजिक देखो सेम ही है, हाँ, लॉजिक चेंज नहीं हुआ, यही फॉर्मूला लगा के वो H2 लेके आया है। सिर्फ H1 की जगह H2 और फाइनल वेलोसिटी की जगह हो गया होगा u स्क्वायर बाय 9, और कुछ नहीं होगा। द्विज, H3 का वैल्यू बता दे मुझे तो। तो अभी निकल रहा हूँ, निकाल के बताऊं? नहीं हो, निकाल के बताना पड़ेगा, जादू से थोड़ी ना आएगा। और निकालने का ही काम दिया मैंने, मैं कहा द्विज मस्ती कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं निकालने का ही काम दिया है मैंने तुम्हें। यस वर्तिका। सर 15 -15 u स्क्वायर अपॉन 32g। देख लो भाई, क्या आता है ऐसा सबका? गिव मी थम्स अप इफ यस। आ रहा है भाई सब। और देखिए इसमें मैंने कोई हाई फाई एकदम रॉकेट साइंस वाला मैथ्स नहीं दिया है। इक्वेशन आपके सामने है, वैल्यूज आपके सामने से पुट करके लानी है। अब H2 माइनस H1 करोगे तो AB मिल जाएगा, और H3 माइनस H2 करोगे तो BC मिल जाएगा। वहां से रेशियो देख लो क्या आ रहा है। आंसर अब मैं बता देता हूं, 20/7 यह आपका आंसर आना चाहिए। सर मुझे डाउट ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ए बी मतलब डिस्प्लेसमेंट को ए बी लेके
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। सर तो वैसे आंसर नहीं आ रहा। देखो फिर। यस सर, तो ऐसे लगा तो सकता है ना? उसमें फिर इनिशियल वेलोसिटी इस केस की ये हो जाएगी, फाइनल ही हो जाएगी। हाँ वैसे ही किया है। देखो यस सर। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको करने के अलग मेथड होंगे, एक मेथड नहीं होने वाला है। जो मुझे पता है मैं बता दूंगा, जो आपको लगता है आपको लगाना है तो किया जा सकता है, जैसे हरिती ने भी ये किया, आप भी कर सकते हो। बोलिए भाई फेरिन। सर एक बार फिर से अगर वो मेथड आप रिपीट करोगे H1 की। H1 की मैंने बोला फेरिन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है 2as। यस अब सर। सिर्फ मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल है u बाई 2, तो स्क्वायर करके क्या हो गया u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। फ्री फॉल हो रहा है मतलब ऊपर हवा में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ h1। यस। बस एलसीएम लिया और h1 को सब्जेक्ट बना दिया। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। और तेरा उदयपुर का ट्रिप कैसा था? भटक तो बहुत रहा था। अच्छा था सर, थैंक यू। अब यहां से अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैथ्स आपने खराब किया है। ये फिजिक्स तो इतना ही है यहाँ पर बस। नहीं पंत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी भी कंप्लीट करने हैं हमें, जितने हो जाए आज। कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो। फिजिक्स क्लियर है ना आपको कि कैसे ये रेशियो निकला है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिया, read next question, which is question number 4. Yes sir. A car is moving on a straight horizontal road with a speed v when brakes are applied to give a constant retardation a. The car is stopped in the shortest distance s. If the car was moving on the same road with a speed 3v and the same retardation a is applied, the shortest distance in which the car is stopped will be. मतलब एक ही केस के दो डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं। पहले बोला है अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड v। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया एक कांस्टेंट रिटार्डेशन a मिला, और द कार इज स्टॉप्ड इन अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s, मतलब s डिस्टेंस कवर करने के बाद कार रुक जाती है। अब उन्होंने बोला सब कुछ सेम है, रोड भी सेम है, रिटार्डेशन भी सेम है, बस अब स्पीड v की बजाय कितनी हो चुकी है? 3 टाइम्स। तो बताओ इस केस में कितना डिस्टेंस कार कवर करेगी रुकने से पहले? क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ो, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को समझो। वेरी गुड वासव, वेरी गुड। वासव ने आंसर दे दिया। वासव एक बार देखा तो पता लगता है। मेरे को अब मैं भी यहाँ पे मल्टी वर्क कर रहा हूँ, इधर उधर सब जगह देखने का टाइम लगता है देखने में। पहले का केस था वेलोसिटी v थी, v वेलोसिटी से जा रही थी, ब्रेक मारा, रिटार्डेशन आया a, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ s। अब दूसरे केस में उन्होंने बोला कि स्पीड v की जगह 3v है, पर रिटार्डेशन सेम आया है
तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ होगा? दिस इज द क्वेश्चन. नो हीट. फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि रुकने वाली है. तो चलो एक इक्वेशन बनाते हैं. अभी हमने देखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है v फर्स्ट केस में, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. एक ही जगह माइनस ए लिख देता हूं और डिस्प्लेसमेंट s कवर हुआ. माइनस माइनस कैंसिल, s का वैल्यू कितना मिला? v स्क्वायर बाय 2 है. यहां पे किसी को डाउट हो तो बता दो, मौका भी है, दस्तूर भी है. कुछ नया नहीं किया मैंने, सिर्फ अगले केस का भी रिटार्डेशन तो कांस्टेंट है. दैट मींस मैं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बोल सकता हूं क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है. ये मिल सकता है ना रिलेशन. अब इनिशियली अगर मैं s1 बाय s2 ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर. इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ था? s. फाइनल वाला s2 निकालना है. जब डिस्प्लेसमेंट s था तो वेलोसिटी कितनी थी? v स्क्वायर. बट सेकेंड केस में वेलोसिटी कितनी कर दी? 3v. तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9v स्क्वायर. v स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 इधर शिफ्ट हो गया. s2 का वैल्यू कितना है? 9 टाइम्स s. दिस इज द करेक्ट आंसर. मतलब पहले मैं एक रिलेशनशिप लेके आया डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का, एंड देन ये दो डिफरेंट केस के लिए मैंने यूज कर लिया. वेरी गुड. बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर मुझे सही दिया. धृति, सुजल, निशित, रिया, अरिति, दिशा, द्विज. वेरी गुड, वेरी गुड. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4. इन सभी क्वेश्चन को जब आप समझते हो तो क्वेश्चन तक मत छोड़ देना. हर क्वेश्चन में ये समझो कि अगली बार इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखा तो आपके पास कुछ करने के लिए होगा. ये पर्पस है. मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 100 में नहीं आते. मतलब क्वेश्चन बहुत बनाए जा सकते. पॉइंट ये होता है हर क्वेश्चन करने का कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उससे आपने क्या सीखा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कि फ्यूचर में सेम सिर्फ वैल्यूज चेंज की है, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपके पास करने के लिए कुछ होगा. आप सोच पाएंगे कि मैंने ऐसा कभी कुछ तो किया था. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है, आता होगा और आया होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा ये करना है. हमारे दिमाग में भी आता था. इसका एक ही आंसर होता है. फर्स्ट प्रैक्टिस, सेकंड हर क्वेश्चन से कुछ सीखो. आज के बाद अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो अब नेक्स्ट टाइम आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. आपको पता होगा ऐसे करना था. अगली बार आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो कि एक को नीचे थ्रो किया, एक को ऊपर थ्रो किया, एक को ड्रॉप किया, आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा T3 इज इक्वल टू T2 इंटू T1. तो फिर आपको क्लियर होगा नहीं, हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था. ऐसे ही क्वेश्चन सीखे जाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल किए जाते हैं. तो आज आपका वो क्वेश्चन सही है कि सर हमें कैसे पता लगेगा. वो तो जितने क्वेश्चन करोगे उतने पता लगेंगे. पॉइंट ये कि जो कर रहे हो उसका कंसेप्ट याद रखना कि फ्यूचर में ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन दिखा, आप अप्लाई करना आना चाहिए आपको. यही पर्पस है इस क्लास का. और दूसरा कि स्टूडेंट्स को ऐसा थोड़ा अलग क्वेश्चंस करवाओ. हम करवाते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम नोट से अलग हटके भी कर सकते हैं, क्योंकि साले वहां के तो सब सॉल्व करवा लिए तुमने हमसे क्लासेस में. तो वहां से अलग हटके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ आप करो कुछ हम, बट एटलीस्ट फर्स्ट सेशन क्लियर होना चाहिए आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इजी सा क्वेश्चन है. हेतवी
Read question number 6. Hetvi and Janvi. Yes, Sujal Nishit. Very The good. velocity time curve of a moving point is as shown in the figure. The maximum acceleration is क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा हेतवी ने? sir question number 6. मैंने 6 बोला था, एक्चुअली 5th क्वेश्चन, 5th. अरे ऐसे बार बार जब तक म्यूट मत कर लिया करो. बाकी सब करने का ट्राई करो. बहुत सारे ने कर दी. रिया गुड. जिन्होंने कर दिया है. Sir, Yes, a body starts from rest, travels a distance x in the first 2 seconds and a distance y in the next 2 seconds. The relation between x and y is पहले 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x है. मतलब यहां से यहां टाइम था 2 सेकंड्स और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ x. अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ y. अगेन टाइम तो 2 सेकंड्स ही लिया. तो बताओ x और y के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? यहां से स्टार्ट किया है उन्होंने. इनिशियली एट रेस्ट है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से पहले डिस्प्लेसमेंट x कवर किया. इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a और टाइम का स्क्वायर ये हो गया 4. तो ये हो गया 2. तो x का वैल्यू कितना आया? 2a. अगले 2 + 2 सेकंड, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? x + y. अभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a 16 नहीं, कितना टाइम 4 है ना, 16. ठीक है. कुछ गलत लिख दिया हो तो देख लेना. सो ये आ जाएगा आपका x + y इज इक्वल टू 8a. और अगर इस इक्वेशन को मुझे x के टर्म्स में लिखना होता तो 8a को क्या लिख सकते? 4 × 2a, बिकॉज 2a का वैल्यू क्या है? x. तो यहां से x + y इज इक्वल टू 4x. ऐसा इक्वेशन बन जाएगा. मैं वापस रिपीट कर देता हूं. मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया. पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट x कवर किया, टाइम 2 सेकंड में. तो ये इक्वेशन बना x इज इक्वल टू 2a. अब वापस मैंने इतने पूरा पार्ट को कंसीडर किया जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? x + y. इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a और टाइम था 2 + 2 4 विच इज 16 क्योंकि स्क्वायर है. तो ये आया 8a. अब मैंने बोला कि 8a को मैं 4 × 2a लिख सकता हूं बिकॉज 2a का वैल्यू क्या है? x. तो ये हो गया 4x. तो y इज इक्वल टू 4x. ये x को उधर भेज दिया -x. तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3x. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x. देख लेना अब कौन सा ऑप्शन है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5.
चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नियति, read question number 6. The velocity time curve of a moving point is as shown in the figure. The maximum acceleration is. फिगर में आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया और एक्सेलरेशन की बात की गई है। ग्राफ के कौन से कंसेप्ट से एक्सेलरेशन पता लगेगा? धृति। सर स्लोप से। वेरी गुड। जब आप ग्राफ का स्लोप निकालेंगे आपको स्लोप से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात की है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बात किया था, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और अगर ग्राफ आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो यही स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। अब आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अच्छा रुको, चेक करते क्वेश्चन से अलग कंसेप्ट किसके क्लियर है। खुशी, खुशी अनम्यूट कीजिए। खुशी अब मैं ऑप्शन तो दे रहा हूं तो कर नहीं पा रही हैं। डॉली, वेट, कोई भी नहीं कर पा रहे। यस डॉली, एक बार ट्राई कीजिए वापस। डॉली कर सकते हो, मैंने तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, अब खुद से ही कर सकते हो। दृष्टि तू ही कर दे लास्ट ऑप्शन। Yes, sir. दृष्टि, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन BC एंड D? उस ग्राफ में BC और D लाइन का स्लोप क्या होगा? Sir, 0. जीरो। कैसे पता लगा? Sir, क्योंकि acceleration उस टाइम पे 0 है। एक्सेलरेशन जीरो है, वो कैसे पता लगा? Sir, change 0 है, sir. Change in y-axis is 0. यस, y का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि y का चेंज नहीं हो रहा है, दोनों टाइम पर सेम वेलोसिटीज ही है, इसलिए उन दोनों ग्राफ का पार्ट तो जीरो हो गया। तो तीन पार्ट बचे, AB, CD एंड EF। अब यहां पे तीनों पार्ट के आपको एक्सेलरेशन निकालने हैं और देखना है सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। जैसे AB पार्ट का एक्सेलरेशन निकालते हो आप, AB पार्ट वाला, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी लिखोगे 20, इनिशियल 0, 20 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना था 20 माइनस 0, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही CD वाले के लिए निकालोगे तो CD वाले केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60, इनिशियल कितनी है 20, 60 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 40 और 20 के करस्पॉन्डिंग टाइम है 30।
ये हो गया 40, ये हो गया 10, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं? चेंज इन y निकाल रहा हूं, चेंज इन x निकाल रहा हूं। सिमिलरली EF, अगर EF का केस देखूंगा तो वहां पे 60 माइनस 0 90 माइनस 60, तो 60 बाय 30, आंसर आ गया 2। तो सबसे ज्यादा स्लोप किस पार्ट में आ रहा है? CD वाले पार्ट में। उसमें एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो योर आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? यस वासव। Sir, it should be 0 minus 60, sir. हाँ, वो कंसिडर तू कर सकता है, वो नेगेटिव स्लोप आएगा उस वाले पार्ट का। हमको मैग्नीट्यूड ही देखना है क्योंकि MCQ है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। ठीक है जैनिल, क्या कुछ भी नहीं पता लगा? नहीं सर। जैनिल चैप्टर 3 बहुत कच्चा है, काम करना पड़ेगा चैप्टर 3 पे। जैनिल सर ये स्लोप तक का पता चल गया। मैं डिफरेंट पार्ट देख ऐसा होता है। ये है पॉइंट नंबर A, ये है पॉइंट नंबर B। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो यहाँ पर देख, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस 5 1। अब इस लाइन का चेंज कैसे निकालेगा? y का चेंज 20 माइनस 0, और x का चेंज कैसे निकालेगा? 20 माइनस 0। तो 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 कितना हो गया? 1। सिमिलरली मैंने दूसरी लाइन का निकाला एक CD, तो यहां से मिल जाएगा y का चेंज, यहां से मिल जाएगा x का चेंज। ओके। तो मैंने तीनों पार्ट के स्लोप निकाले और मैग्नीट्यूड वाइज देख लिया किसका सबसे ज्यादा आ रहा है। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। दृष्टि, रीड क्वेश्चन नंबर 7 थक्कर। The displacement time graph of two bodies A and B are shown in the figure. The ratio of velocity of A to velocity of B is. ये तो इजी है, ये तो सब कर सकते हैं। ग्राफ दे दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, दो डिफरेंट बॉडीज के लिए। एक बॉडी A है जिसका एंगल कितना बनता हुआ दिख रहा है? 30 डिग्री, और दूसरी बॉडी B है जिसका एंगल कितना बना रहे? वो 60 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ A टू वेलोसिटी ऑफ B। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का ही स्लोप का एक और फॉर्मूला याद है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर मैं A के लिए निकालता तो tan 30 आता, और B के लिए निकालता तो tan 60 आता। तो VA बाय VB लेना हो, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3। आंसर कितना आ गया? 1/3। क्लियर है सभी को? जिस तरीके, जैनिल याद रखना कि एक स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, और यही फॉर्मूला tan थीटा के बराबर भी बताया था चैप्टर नंबर 3 में। तो इस तरीके से भी स्लोप निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
सृष्टि पटेल, read question number 8. Sir, एक second. Yes, Srushti. A particle located at x is equals to 0 at time t equals to 0 starts moving along the x direction with a velocity v that varies as v equals to a root x. The displacement of the particle varies with the time as. ठीक है. दृष्टि सृष्टि अपना पीटीएम में कुछ बात हुआ था वीडियो के रिगार्डिंग आई थिंक. Yes sir. मुझे फॉलो तो होता हुआ दिखा नहीं आज. नोट मैं सब करता हूँ. Yes sir. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स. अब आपको बोला गया है a particle located at x equals to 0 and t equals to 0 start moving along a positive x direction. कितनी वेलोसिटीज है? v वेलोसिटीज है जो वेरी कर रही है x के साथ. ऐसा कुछ. The displacement of the particle varies with time. मतलब डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप टाइम के साथ आपको निकालना है कैसा होगा. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, दिया वेलोसिटी है, मांगा डिस्प्लेसमेंट है, तो फिजिक्स के कौन से रूल के हिसाब से हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ला सकते हैं? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर आना है. चैप्टर नंबर 3 में बताया गया था अच्छे से. वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे लाया जाता था. दो चीजें सीखी थी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो मैं वेलोसिटी का क्या करूं जिससे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए? वासव. सर इंटीग्रेशन. यस. याद करो मैंने आपको ये बताया था x का एक बार डिफरेंशिएट करते तो मिलता है वेलोसिटी. वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन. बट अगर इस पाथ पे पीछे जाना हो, बैकवर्ड्स, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर एंटी पार्टी. बीजेपी कांग्रेस. यहां से यहां डिफरेंशिएशन, वापस यहां से यहां इंटीग्रेशन. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब दिया हुआ है वेलोसिटी. वेट करो इसका फोकस गया. वेलोसिटी से बोला है डिस्प्लेसमेंट लाने को, मतलब कुछ तो इंटीग्रेशन जैसा होने वाला है. ये मैं आपको पहली चीज विजुअलाइज करवाना चाहता हूं. मतलब हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे. अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाय dt. लिख सकते हैं ना? dx बाय dt से वेलोसिटी मिलता है. बाकी अल्फा रूट एक्स एज इट इज. फिर मैं शिफ्ट कर रहा हूं dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt. dt को भेज दिया इस तरफ और रूट एक्स को भेज दिया इस तरफ. तो ऐसा इक्वेशन बन गया. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां पर dx, x का पावर यहां क्या है 1/2, रूट का मतलब 1/2. यहां पर इंटीग्रेशन अल्फा dt. अगर x/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1/2. अब देखिए इंटीग्रेशन में रूल था पावर में एक ऐड होता है और सेम पावर नीचे आ जाती है. मतलब यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 1/2 + 1
डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, यही रूल होता था। पावर में एक ऐड हो जाएगा और सेम पावर उठ के नीचे आ जाएगी। अल्फा कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt वो क्या होता है, t। क्लियर है? अच्छा, लिमिट्स की बात करता हूं तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्वेश्चन में दिया है। तो जब टाइम बढ़ के t1 से t2 हुआ होगा, लेट से t, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो जो 0 था वो चेंज होके x हो गया होगा। तो रख दो वो लिमिट्स, तो यहां पर लिख देना 0 to x, यहां हो जाएगी टाइम की लिमिट 0 से t, तो ये हो जाएगा 0 से t और ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 से x। अब -½ + 1 + ½ होता है, तो ये हो जाएगा x⁻½ बाय हाफ 0 to x, और ये अल्फा t - 0 t ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सिर्फ x को की वैल्यू लेके आनी है आपको इन टर्म्स ऑफ t, तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 x⁻² 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t, ये बचेगा। मैंने डायरेक्टली लिमिट पुट किए, यही आएगा जो बचा हुआ है, x⁻½ एज इट इज यही बचेगा। 1/2 का उल्टा किया तो 2 ऊपर पहुंच गया, इज इक्वल टू अल्फा एज इट इज, t एज इट इज। तो x, अब यहां से अगर मैं x⁻1/2 को सब्जेक्ट बनाऊं तो अल्फा t/2 ऐसा हो जाएगा। ये रूट है, अगर इस रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं करूंगा ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा α² t²/4। अल्फा कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², यही लाना था। x का t के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, डन। ये सब बोर्ड से एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इन लेवल में बढ़े या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, इसलिए हमने रखा है कि आपको थोड़ा बहुत और ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिले। चिंता मत करना कि स्कूल्स में ऐसे आ गए तो क्वेश्चन, स्कूल्स में बहुत कम चांसेस है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स पूछेंगे, स्कूल में इजी पूछा जाता है। पर जब आपको ये अच्छे लगने लग जाएंगे या इसके आपने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए बाकी वाले इजी हो जाएंगे, मतलब आपका क्वेश्चन को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जो अभी आपको शायद टफ लगता हो वो बाद में इजी लगने लगेगा, इसलिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं। जिसको ये स्टेप के बाद ये समझ ना आया हो मैं लिख देता हूं, ये 2 ऊपर गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x रखा तो x⁻½ माइनस x की जगह 0 रखा 0⁻², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है तो 2x⁻½ इतना ही बचेगा, इज इक्वल्स टू अल्फा, इधर तो लिमिट रख दी थी तो t, फिर इसको सब्जेक्ट बना के स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट का स्क्वायर हटा तो रूट x ही बचा बस, एंड देन t के साथ रिलेशनशिप आ गया। क्लियर है? ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप कि यहां पर हो भी। पता लगा आधे तो हार कर जा चुके हैं, क्या करवा रहे हो सर,
अच्छे मूड से आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। बड़े इतने अच्छे थम्स अप देख के बड़े सुकून मिला दिल को, है लोग यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। प्रीत पटेल, रीड क्वेश्चन नंबर 9। प्रीत मैं तो नहीं सुन पा रहा हूं तेरा आवाज। प्रीत तो गया, देवोलीना। Yes, sir. Sir, question 9 ना? यस देवोलीना। A body traveling along sir, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस देवोलीना। हाँ. A body traveling along a straight line traversed 1/3 of the total distance with a velocity v1. The remaining part of the distance was covered with a velocity v2 for the half time and with velocity v3 for the other half of the time. The mean velocity averaged over the whole time of motion is. ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक जो 3.1 सेशन में देखे थे वो थोड़े इजी होते थे, या उन्होंने थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब वो कैसे किया डायग्राम से समझते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो था s, बट उसमें से पहला 1/3 डिस्प्लेसमेंट s/3 उसने कितने टाइम में कवर किया? लेट्स से t1। क्वेश्चन एक बार फिर रीड कर देता हूं। A body traveling along a straight line transfers, हर बार क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार रीड किया करो। जितनी बार रीड करोगे कुछ ना कुछ डेटा मिलता है। देखो इसका लॉजिक यही होता है, पहली बार आप पढ़ते हो तो सब कुछ नया होता है, दूसरी बार पढ़ते हो तो पहली बार में कुछ चीज दिमाग में फिक्स हो चुकी होती है तो आपका दिमाग उस पर ध्यान कम देता है, और जो नहीं पढ़ा था उस पर ध्यान ज्यादा देता है। थर्ड टाइम पे ऐसा ही और अच्छा होता है। मतलब आपकी बहुत बार जब टीचर बोलता है बार बार पढ़ो तो हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। पढ़ना मतलब विजुअलाइज करते हुए पढ़ना, आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे हो बिना सोचे समझे। रीड करते वक्त क्वेश्चन को सोचना भी होता है, इसलिए स्लो रीड करके 2-3 बार पढ़ा करो। सो अ बॉडी ट्रैवलिंग along a straight line transfers 1/3 of the total distance with velocity v1। मतलब यहां की वेलोसिटी कुछ v1 है, टाइम कुछ t1 लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? s/3। अब जो बचा हुआ पार्ट है, the remaining part of the distance was covered with velocity v2 for the first, for half the time and with velocity v3। okay, the remaining part of the distance was covered with the velocity v2 for half the time and with velocity v3 for the other half of the time. The mean velocity average over the whole time of motion is। average velocity बोला है निकालने के लिए। अब सब कुछ भूल जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या एवरेज स्पीड, स्ट्रेट लाइन ही है तो दोनों बराबर ही होगी। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट s, टोटल टाइम टेकन तो देखिए 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? t1। और लेट्स से ये बचा हुआ जो डिस्टेंस था उसको कवर करने में टाइम लगा होगा t2। तो s/t1 प्लस t2 इज योर एवरेज वेलोसिटी। अब टास्क है इनकी वैल्यू लेके आना। t1 बड़ा इजी है जो आपने अभी तक किया है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ पहले? s/3। किस स्पीड से? v1। तो ये आपका
T1 का वैल्यू आ गया s/3v1 यहां पे रखने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने कर दिया दूसरा पार्ट। कोई मुझे समझा पाएगा इस पार्ट का रीजनिंग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यस हरिति। सर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी v2 थी और फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम उसकी वेलोसिटी v3 थी, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा उससे। ओके ओके, मतलब इस पूरे पार्ट को भी दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। यस सर। आधे वक्त उसकी वेलोसिटी v2 है और आधे वक्त उसकी वेलोसिटी v3 है। कैसे निकाले अब ये T2 का वैल्यू? कैसे? सोचो थोड़ा। जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो अगर ये 1/3 था तो ये कितना होगा पूरा? 2/3। डिस्टेंस तो है 2/3। यस दृष्टि। सर हम लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि हम लोगों को वेलोसिटी, हम लोग सपोज वो सेकंड पार्ट का ही ले तो डिस्टेंस हमारे पास ऐसे भी s/3 है और सेकंड पार्ट, सॉरी सर, फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस s/3, सेकंड पार्ट का तो पूरा नहीं सर 2/3 सेकंड पार्ट के भी हमें दो हिस्से कर सकते हैं ना हम लोग टाइम के बेसिस। हमें पता कैसे लगेगा बराबर ही है वो? तो सर बराबर टाइम को तो- हम लोग वो ले लेंगे क्या? याद सब वर्ड नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सोच सोच। थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे ही ये मिलेगा T2 वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे ही रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब पूरा काम इस T2 को निकालने का ही है। क्या करें, कुछ तो बता दो। अच्छा इतने 100। यस सिद्धार्थ। सर क्या हम मतलब कुछ एवरेज टाइप निकाल सकते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। कैसे निकालेगा? Sir, means if you have to find another time, then v upon v. अच्छा ये सबको क्लियर है ना? यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम ही है। उन्होंने Yes, टाइम sir. को हाफ किया है। क्वेश्चन एग्जांपल से बोलूं तो अगर यहां से यहां तक का टाइम 60 मिनट्स था तो 30 मिनट्स उसने अपनी वेलोसिटी v2 रखी और 30 मिनट्स वेलोसिटी v3 रखी। चलो मैं बताता हूं। चलो इसको ऐसा ले लो, यहां से यहां तक का टाइम T2 और यहां से यहां तक का टाइम भी T2, क्योंकि टाइम तो सेम ही है। तो ये 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स, तो यहां पे क्या आएगा? T1 प्लस T2 प्लस T2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ T2। टोटल टाइम टेकन यहां से यहां तक का। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2/3। तो मैंने लिख दिया 2/3 ऑफ s। दिस इज टोटल डिस्टेंस। बट अगर मैं उस डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम से निकालता तो इतने पार्ट की स्पीड थी v2, टाइम था T2, बचे हुए पार्ट की स्पीड थी v3 और टाइम था अगेन T2। तो दिस इन दोनों का सम 2s/3 आना चाहिए। मैं वापस से रिपीट करता हूं। मैंने इस पार्ट को
इतने टाइम को T2 बोला है, इतने भी टाइम को T2 बोला है, क्योंकि टाइम सेम ही है, हाफ हाफ कर दिया है। तो इतने पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, v2 इंटू T2। इतने पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा? v3 इंटू T2। और इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? 2s/3, क्योंकि 2/3 पार्ट है। तो यहां से अगर मैं T2 को सब्जेक्ट बना लूं, v2 प्लस v3 आ गया, ब्रैकेट में T2 कॉमन, तो T2 का वैल्यू आया 2s/3 v1 प्लस v2, ऐसा कुछ आएगा। यहां तक क्लियर? अब तो हो गया है। अब मैंने आपको 2 टाइम्स T2 दे दिया, तो 2 इंटू T2 का वैल्यू कितना है? 2s/3 v1 प्लस v2। करो एलसीएम, निकालो आंसर v एवरेज का। ये नई चीज थी जो आपने अभी तक बोर्ड्स के क्वेश्चन में नहीं देखी हुई थी। वो या तो हर पार्ट का डिस्टेंस बराबर कर देते थे, s/3 s/3 s/3, कुछ ऐसा होता था जिससे इजी बन जाता था। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। इसका आंसर जो आपका आना चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको, बी पार्ट होना चाहिए। आंसर बी। वेरी गुड शनोफी। सर एस कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। सर यस वासव। सर 2s/3 इंटू ब्रैकेट v2 प्लस v3 होना चाहिए ना सर? सॉरी यार, v2 प्लस v3 सही कर लेना। यहाँ पे v2 प्लस v3 तो नीचे ले जाते हैं, v1 v2 कर दिया। चलिए, जिसको डाउट हो वो ही हैंड रेज रखना, बाकी लोअर कर लो अपने। शनोफी कोई डाउट है आपको? सर जो हमें ऐसा बोला है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हाफ हाफ है, तो सर हम लोग ऐसा नहीं देख सकते कि हाफ ऑफ 2/3, तो सर मतलब हाफ ऑफ 2/3 तो सर 1/3 हो जाएगा, तो सर तीनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे? यार ये बता पाना निश्चित टफ है। यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है कि इतने पार्ट में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो इतने पार्ट का सेम होगा। स्पीड तो अलग अलग है, टाइम सेम है, स्पीड तो अलग है, तो डिस्टेंस भी तो कवर्ड अलग अलग होंगे। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? तो इसलिए हमने पूरे डिस्टेंस की बात की है कि पूरा डिस्टेंस v2 प्लस T2 प्लस v3 प्लस T2, और हमारे लॉजिक से अगर पूरा s था और इतना s/3 तो इतना होना कितना चाहिए? 2s/3। ठीक है ना? आंसर आ रहा है बी वाला पार्ट। s कॉमन निकालोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचता है 1, यहां पर हो जाएगा 1/3v1 प्लस ये हो जाएगा 4/3v1 प्लस v2। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3v1 प्लस 3v2, इधर हो जाएगा 4 3 12v1 डिवाइडेड बाय नीचे 3 इंटू 3 9 v1 इंटू v1 स्क्वायर v1 v2। एक बार देख लेना मैंने जो सही किया है क्या। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। इसको आंसर से मैच कराना है तो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई मत करना नीचे। सर फिर से आपने v1 प्लस v2 लिखा है इन डिनोमिनेटर। यार अब तो सही v2 प्लस v3 नहीं आएगा सर? अरे यार सॉरी यार, ये तो बहुत ही लोचा पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से करोगे तो आ जाएगा।
क्लियर है? बी पार्ट, बी इसका आंसर है। हो जाएगा या सॉल्व करूं? हो जाएगा सर। हो जाएगा, अच्छा ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना, और नहीं आए तो पूछना। अच्छे क्वेश्चन से ग्राफ वाले हैं, एक आध क्वेश्चन तो अच्छा है वो उसमें। अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है, बट खुद से करना शीट सॉल्व, और हो सके तो अपने पास करके रखना। मैं सिद्धनाथ सर से बोलूंगा जनरेट कर दो इसका असाइनमेंट जैसा, कि आपने सबमिट भी कर पाए वहां पर। तो जैसे चैप्टर 4 का आपको दिया था, वैसे ही चैप्टर 3 का ये करके रखिएगा। बाकी और डाउट है तो पूछिएगा फिर, ठीक है सर? यस भव्य। सर वो एक बार सर क्वेश्चन 8 एक बार सर दिखा दोगे सर प्लीज? ये लो, चलिए सो आज इतना ही करते हैं। यस तनय, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये बोर्ड्स के क्वेश्चन नहीं है, ये नीट लेवल के बोलूंगा, नीट लेवल के क्वेश्चन है। जेई के और डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट ये उसमें भी आते हैं, तो बोर्ड से एक लेवल ऊपर, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है बोर्ड वाले पार्ट की, तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। बट अगर बोर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो डिफिकल्टी होगी। तो एक लेवल थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन बताया है, सो दैट आपको पता लगे कि ये भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा सर मारना पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye. सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.